हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एंग्लो अफ़गान रिलेशंस के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स और अफ़गान के बीच में पास्ट में क्या रिलेशंस रहे थे। तो अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पे जो भी नाम आता है वो आता है अहमद शाह अब्दाली का। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अफ़गानिस्तान। कहते हैं अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीवन काल में कई कत्लेआम करे हैं, सबसे ज़्यादा क्रूअल नेचर के ये शख्स थे। लेकिन जब हम अफ़गानियों के मुंह से ये बात सुनते हैं तो उसका अपोजिट ही देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही विनम्र नेचर के थे और सर्वश्रेष्ठ थे, राजों के राजा थे, फादर ऑफ अफ़गानिस्तान थे। और अफ़गानिस्तान जो बना है वो सिर्फ इनकी ही वजह से बना है, अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान तो एक छोटे छोटे ट्राइब्स में बटा हुआ था। तो इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ से इनकी हिस्ट्री शुरू हुई है, क्या इनकी बायोग्राफी थी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि अहमद शाह अब्दाली का मेजर रोल हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में देखने को मिलता है, लेकिन हमारा यहाँ फोकस अफ़गानिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड है, ना कि अहमद शाह की मेजर पर्सनल लाइफ और उनकी बैटल से रिलेटेड है। तो हम सिर्फ उसी एरिया में बात करेंगे जहाँ पर उनका रोल अफ़गानिस्तान से रिलेटेड था। अहमद शाह अब्दाली का जो एम्पायर था उसे हम दुरानी एम्पायर के नाम से जानते हैं। अहमद शाह अब्दाली, अहमद ख़ान अब्दाली, अहमद शाह दुरानी, ये सारे एक ही नाम है, एक ही पर्सन के नाम है। तो अहमद शाह अब्दाली का नाम पहले अहमद ख़ान था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था मोहम्मद ज़मन ख़ान। इनके जो मैंने आपको बताया ना कि अफ़गानिस्तान जो है ट्राइब्स में बटा हुआ था, तो अफ़गानिस्तान में जो इनके जो फोर फादर्स थे वो सदोज़ी ट्राइब से थे और इनकी जो मदर साइड थी वो इनकी अलकोज़ी ट्राइब्स की थी। इनका जो एम्पायर था वो 1747 से लेकर 1826 80 साल तक वो करीब करीब चला था। और अफ़गानिस्तान का जन्म भी उसी टाइम पर हुआ था, तो इसे हम बाबा अफ़गान के नाम से भी जानते हैं। तो इनके पिताजी जो मोहम्मद ज़मन ख़ान, उनको जेल में डाल दिया था नदीर शाह ने। नदीर शाह जो है उनका पूरा दबदबा था अफ़गानिस्तान के ऊपर। 1729 के अराउंड पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान ही उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और वैसे के वैसे अगर हम देखें उस टाइम पर जो है ट्राइब्स जो थे, अलग अलग ट्राइब बने हुए थे, तो अलग अलग ट्राइब में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। हालाँकि नादिर शाह ने बहुत ज़्यादा एरियाज़ कवर कर लिए थे अपने अंदर, और कांधार भी उन्होंने ले लिया था। 1738 के अराउंड उन्होंने कांधार ले लिया। और इस टाइम पर जो है अब्दाली जो है उनको दिखता है। अब्दाली जैसे ही उनको दिखता है वो समझ लेते हैं कि यार ये जो बंदा है बहुत ही काबिल बंदा है। उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी थी कि कोई भी कहेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ना, इसमें रूलिंग की कोई क्वालिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी का बंदा है ये, ठीक है। इनके भाई जो हैं जुल्फ़िकार, वो जेल में बंद थे, तो दुरानी ने जो है नदीर शाह की सर्विस करी और उनको बोला कि मेरे प्लीज़ भाइयों को छोड़वा दो, तो जुल्फ़िकार को छोड़ दिया गया था उसके बाद, ठीक है। अब नदीर शाह की एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने लग गए। तो नदीर शाह के जो पर्सनल अटेंडेंट्स थे उन्हें यसावल कहते थे, ठीक है। तो वो एक रेजिमेंट थी अब्दाली रेजिमेंट, तो उसमें अहमद ख़ान को प्रमोट कर दिया था, तो वहाँ से इनका नाम बना था अहमद ख़ान अब्दाली। अब अहमद ख़ान अब्दाली से अहमद शाह अब्दाली का सफ़र जो है, ये नदीर शाह की मिलिट्री जो है इन्वेजन कर रहा था मुग़ल एम्पायर में, तो निज़ाम उल मुल्क जो थे उन्होंने बोल दिया था कि जो अगले शाह बनेंगे अहमद शाह अब्दाली ही बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं उसके बारे में भी। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, नदीर शाह के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं यसावल, ठीक है, उन्होंने ही इनको मार दिया होता है नदीर शाह को ही। तो नदीर शाह जो मर रहे होते हैं उससे पहले वो बुलाते हैं अहमद शाह अब्दाली को, उनको बोलते हैं अपना खंजर से खून निकाल के बोलते हैं कि याद रखना ये अहमद ख़ान अब्दाली, तुम ही अगले राजा बनोगे और तुम में ही वो जो है कैपेबिलिटी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे बेटे का भी अच्छी तरह से ख्याल रखो। हालांकि अहमद शाह अब्दाली जो है बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत बढ़िया डिप्लोमेट हैं, अगर ये एक बात को बोल दें तो वो हमेशा निभाते थे। लीडरशिप की यही खास बात होती है। तो हालांकि इनके जो डिप्लोमेट्स हैं नदीर शाह के, उन्होंने खबर फैलाई थी कि इनकी जो बीवी है नदीर शाह की, उन्होंने इनको मारा है। तो खैर जून 1747 की बात है, नदीर शाह का जो है रूल ख़त्म हो गया था। अब नदीर शाह जो थे वो पर्शिया से थे और अहमद ख़ान अब्दाली जो था वो अफ़गानी था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो है ये समझ नहीं आ रहा कि नया जो शाह जो है वो कौन बनेगा, क्योंकि अहमद शाह तो बाहर का रूलर है, तो पर्शिया के लोग जो है वो बाहर के रूलर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अपना एज अ किंग। तो पर हालांकि वो थे बहुत केपेबल। अब दो बंदे खड़े सामने आते हैं जो केपेबल हैं रूलर बनने के लिए, एक था अहमद शाह अब्दाली और दूसरा था जमाल खान। तो बहुत डिस्कशंस हुई, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई कि अब नया रूलर कौन बनेगा। हो सकता था, ये भी संभावना थी कि क्या पता युद्ध हो जाए। तो क्या हुआ कि वहाँ जो कबीला जो ट्राइब था उसमें जो सबसे ओल्डर सिटीजन थे, कोई वो खड़े होके बोले, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, और तो उन्होंने बोला कि अल्लाह का हुक्म है कि अहमद शाह अब्दाली ही नए रूलर बने। तो उसके बाद सब चुप हो गए और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, अहमद ख़ान अब्दाली जो है अहमद शाह अब्दाली बन गए थे। और अफ़गानिस्तान लोग के अफ़गानियों के लिए एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अब जो है उनके यहाँ से एक रूलर बन के आ रहा है, कोई बाहर का रूलर नहीं आ रहा। अब अफ़गानिस्तान का जो है किस्मत जो है वो बदलने वाली थी।
तो अब दुरानी का जो है वो राज्याभिषेक होने वाला है और भाई कई सारे टाइटल दिए गए इसको, दुर्रे दुरानी, पदिशाह गाजी, विक्टोरियस एम्परर, मोतियों के मोती, सर्वश्रेष्ठ मोती, सर्वश्रेष्ठ राजा, बहुत नाम दिए गए इनको। अब इन्होंने क्या करा, सबसे ज़्यादा वही एक बढ़िया लीडर क्या करता है, बढ़िया लीडर करता है कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। तो कंसोलिडेशन इन्होंने करा, जितनी भी ट्राइब्स थी अफगानिस्तान में सबको इकट्ठा करा, किसी को जो है लड़ झगड़ के करा, किसी को डिप्लोमेसी तरीके से करा, तो इस सबको कंसोलिडेट करके बनाया पूरा एक अफगानिस्तान। दुरानी एम्पायर काफ़ी ज़्यादा इनका एरिया अब एक्सपैंड होने वाला था। तो 16 अक्टूबर 1772 में कांधार के प्रोविंस में जो है अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो जाती है और दुरानी एम्पायर जो है वहाँ पर बेसिकली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स हैं वो कुछ खास काम के थे नहीं। जो उनका बेटा था तैमूर के बाद उनका लास्ट जो दुरानी एम्परर था वो था शाह शुजा दुरानी थे। इनके साथ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दुरानी एम्पायर जो है ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं फिर दोस्त मोहम्मद। ठीक है, इसके बाद की बात देखते हैं और लॉर्ड ऑकलैंड का यहाँ पर अब एंट्री होने वाली है। तो विलियम बेंटिक के बाद अगले गवर्नर जनरल आते हैं सर चार्ल्स मेटकाल्फ। ठीक है, उसके बाद जो है 1836 से लेकर 1842 तक जो है लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो बनते हैं गवर्नर जनरल। अब इस टाइम पे क्या है, दुरानी एम्पायर का पूरा अंत जो है 1823 तक हो गया था। उसके बाद अब आते हैं अमीर्स, EMIR, अमीर। अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद खान जो है अमीर बनते हैं अफगानिस्तान के, और उन्होंने जो है काबुल और गजनी को भी ऑक्यूपाई कर लिया होता है। वीक दुरानी एम्पायर की वजह से जो टेरिटरिया इंडिया में उन्होंने एक्वायर करी थी वो सारी तो ब्रिटिशर्स ने ले ली, और तो और पेशावर जो है, पेशावर भी अब सिखों के हाथ में आ गया था। तो क्या हुआ कि सिखों की जो फोर्स थी महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर, उन्होंने क्या करा, वो दोस्त मोहम्मद खान की जो फोर्स है उसके साथ उस पर आक्रमण कर दिया। और दोस्त मोहम्मद खान का जो बेटा था मोहम्मद अकबर खान 1836 में वो लड़ाई लड़ रहा होता है और सिखों को हरा देता है वो, लेकिन जमरूद पे वो हरा देता है, लेकिन फिर भी उसको पेशावर तो नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, दोस्त मोहम्मद जाते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के पास, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। दोस्त मोहम्मद खान जो थे कई सारी चीज़ों से परेशान थे। एक तो जहाँ सिखों का भाई वहाँ पर आक्रमण चल रहा है, साथ में पर्शिया के लोग भी बड़े ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वो जो है जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास कि फ्रेंडशिप करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशावर जो है सिखों से वापस ले लिया जाए। अब ब्रिटिशर्स भी इस बात का डर था उनको कि रशिया जो है वो पर्शिया और अफगानिस्तान के ज़रिए हमारे यहाँ अटैक ना कर दे। अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो भाई हमारा जो है यहाँ पर जो शासन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पर्शिया जो है अब क्या करे, पर्शिया ने रशिया के आगे घुटने टेक रखे थे। तो इस टाइम पर रशिया जो था बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में था। तो भाई रशिया का फियर जो है बहुत ज़्यादा सता रहा था अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ जो है अब क्या करते हैं, अब अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं और दिन पे दिन जो है बढ़ती जाती है। दोस्त मोहम्मद तो भाई पेशावर मांगना चाहता था महाराजा रंजीत सिंह से, इसलिए दोस्ती करी थी ब्रिटिशर्स से, इसलिए हाथ मांगा था, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह तो पहले ही ब्रिटिशर्स के दोस्त थे। तो ऐसे में साइन होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में ट्रीटी होती है कि भाई आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन आपका दुश्मन, आप अपने दुश्मन को आप हमारे दुश्मन को पनाह नहीं दोगे, हम आपके दुश्मन को पनाह नहीं देंगे। ठीक है, सिखों का दुश्मन कौन है, अफगानी, और अंग्रेज़ों का दुश्मन कौन है, रशियंस। ठीक है, तो ये दोनों साइन हो गई थी। अब फ्रेंडशिप जो है ये डेथ ऑफ रंजीत सिंह तक चलती है, मतलब रंजीत सिंह की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इनकी फ्रेंडशिप बरकरार रहती है। 1839 तक बरकरार रहती है। उसके बाद जो है रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब लॉर्ड ऑकलैंड के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जो अफगानिस्तान के जितने भी प्लान्स हैं, जो प्लान्स बोल रहे हैं उनको अवॉइड वगैरह करे। दूसरा ऑप्शन है कि अफगानिस्तान पर अटैक करे और दोस्त मोहम्मद को फोर्स करे कि अब वो है पपेट रूलर, हमारे गवर्नमेंट का, अंग्रेजों की गवर्नमेंट का एक तरह से पपेट रूलर बन जाए। तो लॉर्ड ऑकलैंड यही करते हैं, सेकंड ऑप्शन वो चूज़ करते हैं। और अब होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से लेकर 1848 तक। ब्रिटिश जो है वो दोस्त मोहम्मद को कहते हैं कि अब तुम जो हो वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट जो है ब्रेकआउट करोगे, कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा, ईरानियों से भी नहीं होगा, ना ही रशियन से होगा। और वो शाह शुजा को पपेट रूलर बनाना चाहते हैं। और अब जो है अफगानिया जो है 1838 और 1842 में जो पहला अफगानी वॉर होता है उसमें हार जाते हैं, और ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो है अब साइन होती है जून 1838 में। तो शाह शुजा अब बन गए हैं, अब नए रूलर, पपेट रूलर बन गए हैं। तो अब जो है ट्रीपार्टाइट जो ट्रीटी है 1838 की वो तीन बंदों में साइन होती है। एक है रंजीत सिंह, दूसरा है शाह शुजा और तीसरा है लॉर्ड ऑकलैंड। जून 1838 में ये ट्रीटी साइन होती है। और ये बेसिकली इसलिए साइन होती है कि मुश्किल हालातों में जो है एक दूसरे की मदद करी जा सके। कि शाह शुजा के काम तो ब्रिटिशर्स आ ही रही है, क्योंकि पपेट रूलर है शाह शुजा ब्रिटिशर का, और रंजीत सिंह के भी वो काम आ रही है। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रणजीत सिंह की जो डेथ है वो 1839 में होती है और ट्रीपार्टाइट ट्रीटी जो है 1838 में शुरू हुई है। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानियों के प्रति जो वॉर करा था वो 1838 में कर दिया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब शाह सूजा जो है रणजीत सिंह के टाइम पर ही रूलर बन गए थे और अब लास्ट ईयर जो उनका है उसी ईयर में ये ट्रीपार्टाइट ट्रीटी जो है साइन हो जाती है। और अब देखो क्या होता है इसमें, शाह सूजा को थ्रोन पर बिठा दिया जाता है। सिख आर्मी जो है शाह सूजा की हेल्प करेगी। शाह सूजा जो है फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे लेकिन एडवाइजरी जो होगी वो ब्रिटिश होगी, मतलब ब्रिटिशर्स जो कहेंगे उनका वो पालन करेंगे। रणजीत सिंह जो है उनका हक बन गया था इंडस रिवर के जो राइट साइड में जो पूरा बैंक वाला इलाका है जो शाह सूजा ने रिकॉग्नाइज कर रखा था, उनका अब क्लेम जो है रणजीत सिंह के पास था। ठीक है, शाह सूजा को सिंध का क्लेम जो है गिव अप करना पड़ा, तो सिंध जो है शाह अफगानियों के साइड से हट गया। अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के मतलब और चीज़ें बताता हूँ आपको क्या हुआ। शाह सूजा जो है रूलर बन जाता है, ठीक है, और दोस्त मोहम्मद खान जो है सरेंडर कर देता है अंग्रेज़ों को और शाह सूजा जो रूलर बनता है वो 7 अगस्त 1839 को बनता है। दोस्त मोहम्मद खान को जेल में डाल देते हैं कलकत्ता में, लेकिन शाह सूजा जो है वो धोखेबाज है, अफगानियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अफगानियों को लगता है कि शाह सूजा जो है बिल्कुल बिट्रेयर है, बहुत बड़ा धोखेबाज है और वो शाह सूजा को रूलर एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। तो एक बंदा होता है शौजा-उद-दौला, ठीक है, ये आपको नाम सुनने को मिलेगा कई बार। ठीक है, शौजा-उद-दौला जो है अफगान अवाम को लीड करते हैं और शाह सूजा को जो है नरक में पहुंचा देते हैं, यानी कि कत्ल कर देते हैं उनका। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अफगानियों की जो आवाम है वो विद्रोह पर आ गई है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ब्रिटिशर्स भी झेलते हैं। ब्रिटिशर्स की बहुत मृत्यु होती है, बहुत ब्रिटिशर्स जो है उनको मारा जाता है और इस टाइम पर एक तरह से ये हार के भी जीत जाते हैं। तो फाइनल आउटकम क्या आता है, दोस्त मोहम्मद को वापस जो है गद्दी पे बिठा देते हैं और दोस्त मोहम्मद जो है अब दोबारा से अमीर बन गए हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दी जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकला, लॉर्ड ऑकलैंड की बेवकूफ़ी और करोड़ों का नुकसान और कई सारे इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स का भी डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो ये हल निकलता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का। जीत के भी हार के भी जीत जाते हैं अफगानी और जीत के भी हार जाते हैं अंग्रेज़। ऐसे ये अफगानी रिबेलियन जो हुआ था, एक और बात बता दूं कि अफगानी रिबेलियन को लीड कर रहे थे अकबर खान। अकबर खान जो थे दोस्त मोहम्मद के बेटे थे। नवंबर 1841 की बात थी ये। 21,000 ब्रिटिशर्स और इंडियन ट्रूप्स को मिलकर जो है इन अफगान अवाम ने मार डाला था। और मैकनॉटन जो थे एक और बंदे थे, इन्होंने ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी थी अकबर खान से ट्रीटी साइन करने की कोशिश करती, ये बोला था कि हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे, लेकिन मैकनॉटन को भी मार दिया था इन्होंने। एक जर्नल थे, जनरल एल्फिन स्टोन ने अपनी रेसिडेंट बना रखा था काबुल में, ठीक है, तो उनके 45 ट्रूप्स और 12,000 कैंप्स के जितने भी फॉलोअर्स थे उन सबका मर्डर कर दिया था इसी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्रिटिसाइज़ करा जाता है ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को, क्योंकि इस टाइम पर ये ऑकलैंड की जो थी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो इस वॉर का क्रिटिसिज्म ऐसा भी है कि ऑकलैंड को क्या करना चाहिए था, ब्रिटिश को न्यूट्रल रखना चाहिए था अफगान और सिख रिलेशंस के बीच में, लेकिन उसने रखा नहीं। रशिया के जो डेंजर है उसको इतना ओवर एस्टिमेट कर रखा था उसने, वो उसको डिप्लोमेटिक मैनर से सुलझा सकते थे। शाह सूजा जो एक अनपॉपुलर बंदा है अफगान के बीच में, उसको उन्होंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। जब राजा पसंद ही नहीं है सभा को, तो वो क्यों रख रहे हो उसके ऊपर आप। और रही बात दोस्त मोहम्मद की, दोस्त मोहम्मद जो था इंडिपेंडेंट स्टेट का रूलर था, तो वो फॉरेन अफेयर के डिसीजन जो है इंडिपेंडेंट लेता। ब्रिटिशर्स को बीच में टांग अड़ानी नहीं चाहिए थी जब तक उनके इंटरेस्ट को कोई हर्ट ना हो रहा हो। उन्होंने अपनी वही क्या कहते हैं रूलिंग्स उन्होंने कोशिश करी चलाने की, और उसका जो है रिजल्ट जो है इस बार पहली बार ही निकला है, हालांकि तो फेल हो गया था वो। तो एंग्लो अफगान रिलेशंस को अगर हम 3 फेसेस में बांटते हैं ना, तो 3 फेसेस ऐसे है, ऑकलैंड फेस, दूसरा आता है जॉन लॉरेंस फेस और तीसरा आता है लिटॉन फेस, ठीक है। ऑकलैंड फेस हमने देख लिया है, अब बात करते हैं हम अपना जॉन लॉरेंस फेस के बारे में। अब जब जॉन लॉरेंस आते हैं तो जॉन लॉरेंस की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी का नाम दिया गया था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। क्या हुआ था जब फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, जो बड़ा डिजास्टर हुआ, उसके बाद जो पॉलिसीज़ थी अफगानियों के प्रति वो पूरी की पूरी चेंज हो गई थी। तो जॉन लॉरेंस जो थे वो वॉइसरॉय थे 1864 से लेकर 1869 तक। इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। भाई अंग्रेजों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी अफगानिस्तान में, ये 5 साल तो बिल्कुल नहीं हुई थी। तो कोई भी ब्रिटिश एनवॉय, कोई भी ट्रूप, कोई भी नहीं भेजा गया था अफगानिस्तान में इन 5 साल के अंदर ना ही सिविल एक्सप्लोरर्स, जो सिविलियन एक्सप्लोरर्स थे बेसिकली, उनको भी प्रोहिबिट कर दिया था कि यहाँ पर अब आपने नहीं जाना। और JWS विली जो थे, इन्होंने ही इस पॉलिसी का नाम रखा था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी।
और यहाँ पे इस पॉलिसी का बड़ा क्रिटिसिज्म यही हुआ कि यार आप लोग बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, आपके इस नॉन एक्टिव रोल की वजह से हो सकता है कि रशिया जो है वो काबुल पे इन्फ्लुएंस पाले, फिर क्या करोगे आप। तो कोई ना ही सक्सेशन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हो रही है, ना ही वैसे कोई जियोग्राफिकल इंटरफेरेंस कर रहे हैं ब्रिटिशर। और तो और जब प्रिंस जो है वहाँ का जो है सक्सेसफुल हो जाता है, बेसिकली आवाम को ये दिखा रहे हैं कि ब्रिटिशर जो है अच्छे लोग हैं, आपका भला चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, जब जो वहाँ का जो प्रिंस था जो सक्सेसफुल हो गया, बेसिकली शेर अली था उस वक्त, शेर अली जब अच्छा पूरा एकदम उन्होंने शासन बना लिया, तो ब्रिटिशर्स उनको आर्म्स प्रोवाइड करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपना रूल जो है स्टेबलाइज कर ले। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आई कि शेर अली की इन्होंने तब मदद करी जब वो पूरे का पूरा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तब मदद नहीं करी थी जब वो उनको मेजर ज़रूरत थी अंग्रेज़ों की। तो यहाँ पर शेर अली को लगा कि यार ये लोग जो मेरी मदद कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि रशिया से ये बच सकें। तो जॉन लॉरेंस की ये पॉलिसी का क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि इतना बड़ा सक्सेशन वॉर जो लड़ा है शेर अली ने, उसमें इन्होंने हेल्प नहीं करी, और इनकी इस वजह से ही ब्रिटिशर जो है शेर अली की दोस्ती ये लोग जीत ही नहीं पाए थे। तो अब बात करते हैं रशिया की। तो रशिया जो था, रशिया को भी पूरी कामयाबी मिल गई थी, उन्होंने भी कई सारी टेरिटरी जो है अफगानिस्तान से एक्वायर कर ली थी। चिमकंद, ताशकेंत, रशियन तुर्किस्तान, समरकंद, ये ऐसे बड़े बड़े एरियाज जो है उन्होंने एक्वायर कर रखे थे। लेकिन जो जॉन लॉरेंस थे उनको भी पता था कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सारी डेवलपमेंट्स की उनको पूरी जानकारी थी, वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने अपनी आर्मी जो है पूरी तरीके से तैयार कर रखी थी। लॉरेंस जो थे पंजाब में कई साल से वो रह रहे थे और कई साल बिता चुके थे वो, तो उनको सारी चीज़ों का पूरा ज्ञान था कि यहाँ से क्या क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्या करा, अपना जो फ्रंटियर है वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग करा, वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी ताकि जो रशियन कोई आते हैं, कोई अटैक होता है तो वो वहाँ पर झेल पाए, उनको उनसे वो टक्कर ले पाए, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने रशिया के साथ डिप्लोमेटिक चैनल बनाने की भी कोशिश करी हुई थी। तो जॉन लॉरेंस का ये मानना था कि अगर अफगानिस्तान में रशिया या हमारे बीच में से जो पहले घुसेगा, जो पहला इन्वेजन करेगा, वो माना जाएगा दुश्मन अफगानियों का, और जो दूसरी बार घुसेगा, जो हेल्प करने आएगा, वो बेसिकली दोस्त होगा कि भाई ये रशिया पहले आई है, हम तो आपकी हेल्प करने आए हैं, वो इसी बहाने से जाएंगे। अगर हम पहले जाएंगे बाद में रशिया आएगी तो अफगानी जो है रशिया को दोस्त मानेंगे। तो ये जॉन लॉरेंस का ये ओपिनियन था। उसके बाद ये भी था कि अगर कोई मिलिट्री एडवांसमेंट वो करते हैं अफगानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का वो हल जो है वो नतीजे जो है वो भुगत चुके हैं, ठीक है। उनकी जो पॉलिसी थी, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो है, वो 1869 से लेकर 1871 लॉर्ड मायो के द्वारा और 1872 से लेकर 1876 तक लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के द्वारा भी फॉलो करी गई थी। अब यहीं अगर हम शेर अली की बात करते हैं तो शेर अली चाहता था कि कोई डिफेंसिव अलायंस ट्रीटी जो है इनके साथ बना लूँ मैं, लेकिन जो लॉर्ड मायो थे और लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक थे, उन्होंने ये डिफेंसिव अलायंस ट्रीटी तो उनके साथ नहीं बनाई कि आपके दुश्मन हमारे दोस्त आपके दोस्त, वो वाली बनी नहीं बात जो रंजीत सिंह के साथ बनी थी। और बट इनको मॉनेटरी हेल्प जो है काफ़ी मिल गई थी। तो लॉर्ड मायो और लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक ने मॉनेटरी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर दी शेर अली को। तो अब बात करते हैं सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बारे में, जो 1878 से लेकर 1880 तक चला था। तो क्या हुआ, 1874 में ब्रिटिश के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के बेंजामिन डिज़रेली, ठीक है। ये चाहते थे कि अब साइंटिफिक फ्रंटियर्स एस्टैब्लिश हुए और ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान में आए, क्योंकि रशिया जो है वो यूरोप और एशिया में काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है और पर्शिया पे इन्फ्लुएंस उनका बना हुआ है। तो अब ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान पे हुए, तो अब वो भेजते हैं लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन जो है नए वाइसरॉय बनते हैं इंडिया के 1876 में। अब जो लॉर्ड लिटन थे वो लाए थे पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, जो जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी वाली पॉलिसी थी उसके बिल्कुल अपोजिट थी। अब जॉन लॉरेंस का मानना ये था कि भाई जब तक हम ये नहीं हो जाता, पूरे स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते अफगानियों के ऊपर कोई और बंदे आक्रमण नहीं कर देते, तो तब तक हम इन्वेजन नहीं कर सकते। या तो हम ऐसा फ्रेंड की तरह जाएं, अफगानिस्तान से हाथ मिला लें और अफगानिस्तान को अनेक्स कर लें डिप्लोमेसी के जरिए, या फिर हम जो है इतने पावरफुल हो जाए कि हम उनको अटैक कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने नॉन इंटरवेंशन कर रखी थी। लेकिन लॉर्ड लिटन कहते हैं कि नहीं, हम चाहेंगे एक फियर ऑफ इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में, जो होगा देखा जाएगा। अब होगा दूसरा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, और वो पूरा के पूरी आए इसी इरादे से थे कि अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस उन्होंने लेना है।
तो टाइम चल रहा है 1870 का। शेर अली जो है इस टाइम पर जो है बहुत एंशियस हो जाता है। अब वो समझ नहीं आ रही उसको कि वो क्या करे। रशिया साइड से जो है जार रूलर थे जो बहुत ज़्यादा अभी डोमिनेंसी में थे, और साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम पर वो अब उन्होंने पंजाब भी एनेक्स कर लिया था जो पहले महाराजा रंजीत सिंह के अंदर था। तो अब ब्रिटिशर्स का भी जो प्रोविंस है, जो पूरा इलाका है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इनके पास भी काफ़ी डोमिनेंसी आ गई है। तो अब ये चाहते हैं कि ना इनसे ज़्यादा दुश्मनी करी जाए, ना इनसे ज़्यादा दोस्ती करी जाए, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा एंटरटेन करा तो ये जो है हमारा एरिया कब्जा कर लेंगे। तो अब क्या होता है, रशिया जो है ना वो एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है यहाँ पर अफगानिस्तान पे। शेर अली को जब डिप्लोमेसी की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कुछ बात करना, तो वो चाहते नहीं थे कि कोई मिशन वगैरह आए और वो कोई मिशन उनको एक्सेप्ट करे। लेकिन वो जो मिशन था वो 22 जुलाई 1878 1878 22 जुलाई 1878 को काबुल पहुँच गया था। तो अब क्या कर सकते थे, अब आ गया तो उन्होंने चलो एक बार को अलाउ कर दिया, तो रशिया के मिशन को अलाउ कर दिया था शेर अली ने। तो ये बात जो है लॉर्ड लिटन को बिल्कुल राज नहीं आई। वो 1876 में आ गए थे, गवर्नर जनरल बन गए थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या बात होती है, आपने रशिया का एक्सेप्ट कर लिया, अब हम भी भेजेंगे, हमारा भी एक्सेप्ट करो। तो कुछ ही टाइम बाद 14 अगस्त 1878 को लॉर्ड लिटन ने भी वहां पर एक मिशन भेजा और शेर अली ने बोला कि भाई मैं मिशन आपका एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैंने कोई मिशन एक्सेप्ट नहीं करना है आपका। तो लॉर्ड लिटन जो है उनको आ गया गुस्सा। अब लॉर्ड लिटन से पहले अगर जॉन लॉरेंस होते तो शायद नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी के अंदर कोई ध्यान देता नहीं, लेकिन लॉर्ड लिटन ने कहा कि आपने रशिया का एक्सेप्ट करा है, हमारा भी एक्सेप्ट करोगे आप। अब क्या होता है, शेर अली को आ जाता है गुस्सा। शेर अली कहता है कि यार मैं राजा हूं और यहाँ पे मेरी बात चल नहीं रही है, यहाँ पर मेरा भी कोई हुकूमत है, मैं भी कोई डिसीजन लूँ या ना लूँ। तो वो जो है वो कहता है कि देखते हैं जो होता है करते हैं। तो क्या हुआ, खाइबर पास पे जब वो मिशन आया था तो अफगानियों की जो फोर्सेज थी उन्होंने उनको रोक लिया। तो यहाँ से लॉर्ड लिटन भी हो गए हैं, बौखला गए हैं बिल्कुल। और शेर अली की अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये भी है कि या तो वो अगर रशिया को अलाउ कर रहा है तो अंग्रेज़ों को भी अलाउ करे, या फिर अगर अलाउ नहीं करना चाहता तो दोनों को अलाउ ना करे। तो शेर अली को ये बात पता थी कि यार अंग्रेज़ों की जो फोर्स है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और इनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस एम्यूनेशन है, ठीक है। तो ये जो अब क्या करता है ये, और इनकी जो फ़ौज की बात करते हैं, अफगानियों की फ़ौज की बात करते हैं तो ये ट्राइबल चीफ्टियंस हैं, ये ट्राइब की इनकी जो आर्मी है वो ऐसी है, ठीक है। तो ये जाते हैं रशिया के पास, भाई आपकी वजह से लड़ाई शुरू हुई है, डिप्लोमेसी मिशन की वजह से ये सब हुआ है, तो आप हमारी मदद करो। रशिया जो निकली वो थी क्या कहते हैं गद्दार। तो रशिया ने बिल्कुल असिस्टेंस नहीं दी शेर अली को और शेर अली को जो है खाली हाथ वापस आना पड़ा। तो हम आगे देखते हैं, अब अफगान वॉर शुरू हो जाएगा, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर शुरू हो जाएगा और इसमें ऑब्वियसली जीत होनी है ब्रिटिशर्स की। अब 21 फरवरी 1879 को शेर अली की मृत्यु हो जाती है मज़ार शरीफ में, और अब जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो इन्वेड कर जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और यहाँ पर अब ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ गंदाबाग। अब जो ट्रीटी ऑफ गंदाबाग है ये 1879 मई में जो है साइन होती है, और साइन कौन करता है, याकूब खान। याकूब खान जो होता है बड़ा बेटा होता है शेर अली का। अब जो ट्रीटी ऑफ गंदाबाग थी ना, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी भी थी और ह्यूमिलेटिंग भी थी। पहला कंडीशन ये थी कि भाई अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, जो भी कुछ डिसीजन लिए जाएंगे फॉरेन पॉलिसी पे बेस्ड, वो उसमें सबसे पहले राय ली जाएगी अंग्रेज़ों की। तो अगर आपने ज़ार के साथ रिलेशन बनाने हैं, पर्शिया के साथ बनाने हैं, ईरान के साथ बनाने हैं, किसी के साथ भी बनाने हैं आपने रिलेशन, कोई भी आपने डिसीज़न लेनी है, तो पहले आपको अंग्रेज़ों से पूछना पड़ेगा, इंग्लिश लोगों से पूछना पड़ेगा, तब वो जाकर हाँ करेंगे और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो। अब दूसरी कंडीशन क्या थी ट्रीटी के अकॉर्डिंग, वो था काबुल में रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट। अब यार ये जब रेजिडेंट बना लेते हैं किसी कोर्ट में तो सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस ये लोग करते हैं, वहाँ की सारी फंक्शनिंग में पूरी की पूरी इंटरफेरेंस इनकी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है अंग्रेज़ों को। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट के जो मेंबर थे वो थे लुइस कैवेगनरी, जो उस टाइम पर वहाँ पर आए थे। तीसरी कंडीशन ये थी जो कि एक तरह से फॉर्मेलिटी थी कि अफगानिस्तान के साथ अगर किसी का वॉर होता है तो अंग्रेज़ लोग जो है उनकी सहायता करेंगे। हालांकि वो तभी सहायता करते हैं जब उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा होता है, अदरवाइज़ वो घास भी नहीं डालते। एक और कंडीशन ये भी रखी गई थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एनुअल सब्सिडी देंगे 6 लाख रुपए की अमीरों को, जो वो अफगानिस्तान के लोग थे।
इसके बाद ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अपना एक्सटेंड करा। खैबर पास उन्होंने ले लिया, मिचनी पास उन्होंने ले लिया, और आमिर के जो जितने भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एरिया जो उन्होंने कब्जे में ले रखे थे वो भी उन्होंने ब्रिटिशर को दे दिए, और क्वेटा जो उनका मेजर एरिया था वो भी उन्होंने ब्रिटिशर को दे दिया इस ट्रीटी के बाद। तो भाई अब आवाम तो फिर से रिवोल्ट करेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ह्यूमिलेशन सहन कर रहे हैं। तो सितंबर 1879 में इस वॉर का सेकंड फेज शुरू हो जाता है, और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उसको मार दिया जाता है, लुइस कैवेगनरी को। ठीक है, अब ब्रिटिश जो है वो अफगान आर्मी को हरा देते हैं और काबुल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान हार जाता है। अब ब्रिटिशर सोचते हैं कि यार ये जो रिवॉल्ट हुआ है ना, इसमें याकूब खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो वो क्या करते हैं, गद्दी से हटा देते हैं याकूब खान को, और अब अब्दुल रहमान खान जो है, जो याकूब खान के कज़न हैं, उनको नया अमीर बना दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ कंदाहार होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, याकूब खान के जो ब्रदर होते हैं अयूब खान, वो रिवोल्ट करते हैं कि भाई ऐसे कैसे मेरे भाई को हटा दिया आपने, तो उनको भी हरा दिया जाता है फिर से। तो अब्दुल रहमान खान जो है, अब तो वो भाई अंग्रेज़ों से डर डर के जिएंगे, और ट्रीटी ऑफ गंदामार्क जो है उन्होंने कंफर्म कर लेते हैं वो, और 1893 में दुरंद लाइन एग्रीमेंट बन जाता है, और यहीं से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का क्रिएशन हो जाता है। अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बाउंड्री लाइन बना दी जाती है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री और बताता हूँ आपको 1893 की। तो ये यहाँ आपको दिख रहा है आपको चित्रल, और यहाँ है काबुल। अब जो चित्रल जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एक एरिया है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो कब्जा कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल पास था उस टाइम पर। ठीक है, तो ये अब्दुल रहमान को ये बात रास से ही नहीं आई। उन्होंने बोला कि हमारी एग्रीमेंट हो रखी है, आपकी यहाँ पर जो फौज इकट्ठा हो रही है, आप ये क्या करने वाले हो। तो अंग्रेज़ लोगों को लगा कि यार कोई बवाल चाहिए नहीं इनको, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखने चाहिए। तो 1893 में मोर्टिमर दुरांद, MORTIMER, मोर्टिमर दुरांद जो हैं वो डिस्पैच होते हैं काबुल के लिए ब्रिटिश इंडिया से, एक एग्रीमेंट बनाने के लिए। रहमान के साथ, अब्दुल रहमान के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, ताकि एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन बने रहे। इस दुरांद लाइन एग्रीमेंट के जरिए क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि अब्दुल रहमान भाई साहब, हम क्या करते हैं, अपन ना एक तरह से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है डिसाइड कर देते हैं कि ये लिमिट वाला इलाका जो है आपका है, इस लिमिट के बाद जो है इलाका जो होगा हमारा हो जाएगा। तो 12 नवंबर 1893 को दुरांद लाइन एग्रीमेंट जो है बन जाती है, वो न्यू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का निर्माण कर देते। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हो, जो रेड लाइन है ये अब बन चुकी है नई दुरांद लाइन। यहाँ से रेड लाइन से ऊपर वाला इलाका जो है अफगानिस्तान वालों का है, और जो नीचे वाला इलाका था वो ब्रिटिश इंडिया का था, हालांकि अब जो पाकिस्तान में कन्वर्ट हो चुका है। और यही बाउंड्री लाइन बन गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, ऑन द बेसिस ऑफ दुरंद लाइन एग्रीमेंट, जो कब हुई थी 12 नवंबर 1893 को। यहाँ हमारा एंग्लो अफगान रिलेशन जो है ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये सारा लेक्चर जो है पसंद आया होगा। थैंक यू।